बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री। इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता दूं। लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट है जो क्वांटिटी में कम होता है, जो लेस क्वांटिटी रखता है, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं। इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। दूसरा होता है एक्सेस रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएक्टेंट वो है जो ज़्यादा मिकदार में होता है, जो बच जाता है। इसके बच जाने की वजह से ये रह जाता है, रुक जाता है, मुकम्मल तौर पे ये कंज्यूम नहीं होता है। ये जो है ये मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं होता है। इसको फिर एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है। कैसे मालूम करना है उसका तरीका यह है कि हमने सबसे पहले जो रिएक्शन हमें गिवन होता है उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद फिर हमने रिएक्टेंट के ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। रिएक्टेंट के ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिक्लेयर करना है। जो लीस्ट मोल में होगा वो उसके वैल्यू के साथ हमने प्रोडक्ट की वैल्यू कंपेयर करनी होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से। फिर हमने प्रोडक्ट के मोल्स को डिसाइड करना होगा। प्रोडक्ट के मोल्स को डिसाइड करने के बाद फिर हमने ये बता सकते हैं कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिला है। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो उसको हम फिर ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो मोल्स प्रोडक्ट का मिला है उसको मल्टीप्लाई करना है उस प्रोडक्ट के मोलर मास के साथ, तो हमारा जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। आज का जो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है ये प्रीवियस लेक्चर के साथ व्यवस्था है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, नेचुरल गैस कंसिस्ट primarily ऑफ मीथेन, द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। यहाँ पे ये पूछा हुआ है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 30 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर अलाउड टू कंबाइन। ये पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आज हमारा ये जो लेक्चर है वो इस पोर्शन के बारे में। अब हमने ये बताना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब हमने एक्सेस रिएजेंट का बना। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। जो मीथेन है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा, ये फिर थोड़ा सा बच जाएगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना बच जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, फिर इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद फिर हमने ये जो है 2 मोल्स, ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, रिएक्ट विद मोल्स ऑफ मीथेन। कितने मीथेन के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मीथेन के साथ, 1 मोल ऑफ मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता, अगर ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल होता, ये रिएक्ट करता किसके साथ, मीथेन के साथ,
फिर क्या होता, ये 1/2 आ जाता, ये 1/2 आ जाता, तो 0.5 आ जाता। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं, प्रीवियस लेक्चर के तरफ अगर मैं आपको ले जाऊं, ये देखिए ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, 1.563 है। तो ये जो मोल्स है 1.563 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्ट कर रहा है कितने मीथेन के मोल्स के साथ। तो ये जो वैल्यू आ रही है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 0.78। इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितना मीथेन खर्च हो गया है। देखें, दो दो मोल मीथेन है, 2 मोल मीथेन में कितना मीथेन खर्च हो रहा है, 1 मोल मीथेन खर्च हो रहा है। 2 मोल मीथेन के साथ 1 मोल मीथेन जो है वो कंज्यूम हो रहा है। लेकिन हमारे पास रिएक्शन में एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल में 2 मोल नहीं है, एक्चुअल में तो 1.5 है, क्योंकि 50 ग्राम ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो टोटल मोल्स है 1.5 है। इसलिए अब हम ये देखना चाहते हैं, अगर हमारे पास 1.5 मोल्स होते हैं, फिर 1.5 मोल्स है, तो फिर कितना मीथेन खर्च हो जाएगा, तो 0.78 मोल्स मीथेन का खर्च हो जाएगा। अब हम ये ढूंढने जा रहे हैं कि कितना बच गया है, मीथेन कितना बच गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन है, इसकी स्टार्टिंग क्वांटिटी क्या थी, 1.87। ये कहाँ से आया, ये देखें, ये 1.875 ये स्टार्टिंग क्वांटिटी है। तो ये स्टार्टिंग क्वांटिटी है। कंज्यूम क्वांटिटी अब हमने लिख दी है, ये कंज्यूम क्वांटिटी होगी। दोनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब ये जो वैल्यू आई है ये एक्सेस मीथेन की, ये एक्सेस रिएजेंट है, ये मोल में गिवन है, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मोल ऑफ मीथेन लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं। मीथेन का मोलर मास कितना है, 16 है, एक कार्बन का 12 है, 4 हाइड्रोजन है, 16 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जवाब आ रहा है 17.5 ग्राम। इसका मतलब यह है कि अगर हम 50 ग्राम अगर हम 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, 30 ग्राम मीथेन लेते हैं। देखिए, लेक्चर को अगर आप रिकॉल करते हैं तो आपको एक बात याद आ रही होगी कि मैंने आपसे लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि आपने ग्राम्स को नहीं देखना है। हालांकि अगर आप ग्राम्स को देख के लिमिटिंग रिएक्टेंट आप अगर डिसाइड करते हैं, इसका मतलब यह है कि तो मीथेन ग्राम्स में कम है, तो मीथेन को लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए था। लेकिन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि मीथेन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, मीथेन एक्सेस रिएक्टेंट है। मीथेन एक्सेस रिएक्टेंट है, बच जाता है। देखें, 30 ग्राम मीथेन यूज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन आखिर में जाके देखें 17.5 ग्राम मीथेन बच जाता है। ये देखिए, ये बच गया है। तो इससे ये बात सामने आ रही है कि ग्राम की वैल्यू को देख के हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड नहीं करना है, बल्कि हमने इन ग्राम की वैल्यू को मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने ये डिसाइड करना है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर इस लेक्चर के तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये देखें इस रिएक्शन के दौरान यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी प्रोडक्ट के वजन को यील्ड कहते हैं। प्रोडक्ट का जो वजन है, ग्राम ऑफ प्रोडक्ट कितना है जो है, उसको यील्ड कहते हैं। यानी इस रिएक्शन के दौरान कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, तो हम कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना है
वो कितना है 34.39 ग्राम है, इसको यील्ड कहते हैं। जो प्रोडक्ट का जो वजन होता है, जो प्रोडक्ट का जो मास होता है, प्रोडक्ट के मास को यील्ड कहा जाता है। तो यील्ड कहा जाता है। यील्ड जो है, यील्ड हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक किस्म के यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। ये वो यील्ड है जो हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तजर्बा करने के बाद हमें हासिल हो जाता है। दूसरा जो यील्ड होता है उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ये वो यील्ड है जो हमें क्लासरूम वर्क के दौरान पता चलता है। यहाँ इस प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 ग्राम ऑफ मीथेन, 30 ग्राम ऑफ मीथेन है। अब ये देखिए 30 ग्राम ऑफ मीथेन है, ये देखिए ये 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। इन दोनों के आपस में मिलने की वजह से हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिला है, ये कहाँ से मिला है? ये तो इस इक्वेशन के दौरान हमें मिला है, ये इस कैलकुलेशन के दौरान हमें मिला है। तो इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अगर हम यही काम लेबोरेटरी में जाके करते हैं, लेबोरेटरी में जाके करने के बाद हमें जो यील्ड हासिल होता है, उस यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। तो हमारे पास यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। यील्ड कितने किस्म के हैं? दो किस्म के हैं। एक को क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड। दूसरे को क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरे को क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक, ये थ्योरेटिकल यील्ड हो गया है, या कैलकुलेटेड यील्ड भी इसको हम कहते हैं, जो हमने कैलकुलेट किया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड। इसको क्या कहते हैं? ये थ्योरेटिकल यील्ड भी है, एक्सपेक्टेड यील्ड भी है, जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से मालूम कर रहे होते हैं। while the amount of product actually obtained from chemical reaction, रिएक्शन के परफॉर्म होने के बाद जो हमें यील्ड हासिल हो रहा है, वो एक्चुअल यील्ड होता है या प्रैक्टिकल यील्ड होता है। तो यील्ड दो किस्म के हुए, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल वो जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हासिल होता है, थ्योरेटिकल वो है जो इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हासिल होता है। अक्सर यह है कि जितने भी हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड में जो अमाउंट हमें हासिल होती है, वही अमाउंट हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद हासिल नहीं होती है। जो कैलकुलेशन हमने थ्योरेटिकल यील्ड में की है, वो कैलकुलेशन हमें एक्चुअल यील्ड में नहीं मिलती है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी वैल्यू वो नहीं आती है जो हमने क्लासरूम में इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हासिल किया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मोस्ट रिएक्शंस द एक्चुअल यील्ड इज लेस। हमेशा एक्चुअल यील्ड कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होता है। हमेशा एक्चुअल यील्ड कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होता है। उसकी क्या वजह है? एक वजह तो ये है कि इन सम रिएक्शन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड में रिएक्ट further among themselves or with the reactants that give byproduct other than the main product। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि रिएक्टेंट हमने मिला दिया, रिएक्टेंट के मिलाने के बाद प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट जो बन गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है वो प्रोडक्ट खुद आपस में मिलने लगते हैं। वो प्रोडक्ट के आपस में मिलने की वजह से जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, हमें वो कैलकुलेशन नहीं मिलती है, या फिर ये जो प्रोडक्ट है ये वापस टूट कर रिएक्टेंट के साइड पे आ जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। या फिर ऐसा भी होता है,
रिएक्टेंट आपस में मिल गए, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए उसके साथ साथ कोई और प्रोडक्ट भी बन जाता है, उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। जो हमारा पर्पस नहीं था, जो हम चाहते नहीं थे लेकिन बन गया है, हमें मालूम नहीं था वो बन गया है, उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाय प्रोडक्ट के बन जाने की वजह से भी क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल यील्ड कम हो जाता है, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का ये मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में टूट के आ गया, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दे डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट फौरन टूट के रिएक्टेंट में आ गया, जो ही इक्विलिब्रियम आ गया टूटते चले जाते हैं। In these reaction, the product formed react to produce the original reactant, वापस ओरिजिनल रिएक्टेंट में आ जाते हैं। इसके अलावा जो रिएक्टेंट में इम्प्योरिटीज मौजूद है, उन इम्प्योरिटीज की वजह से भी, इम्प्योरिटीज को हम देखते हैं, उन इम्प्योरिटीज की वजह से भी ये जो एक्चुअल यील्ड होता है वो कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होता है। Some amount of reactant remains unreacted at the end of the reaction। हमने तो थ्योरेटिकली क्या किया था, अभी अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा, एक रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये जो मीथेन गैस है ये मुकम्मल तौर पे रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसके कुछ ग्राम्स रह जाते हैं। ये बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के एंड में कुछ अमाउंट बच जाता है जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेपरेशन, ऐसा भी होता है, हमें प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट के मिल जाने के बाद अभी तक हमने वजन नहीं किया है, लेकिन हम जो सेपरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो वॉशिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो ड्राइंग प्रोसेस कर रहे हैं, जो डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस के दौरान भी हमसे रिएक्टेंट लॉस हो सकता है। ये जो प्रोसेस के दौरान भी हमसे रिएक्टेंट लॉस हो सकता है। रिएक्टेंट के लॉस हो जाने की वजह से जो प्रोडक्ट की मिकदार है वो मिकदार वही नहीं रहती है जो होना चाहिए था। इस वजह से ये जो हम परसेंटेज यील्ड हम पढ़ते हैं उसमें फिर ये होता है कि हम फिर परसेंटेज यील्ड मालूम कर लेते हैं। देखें यील्ड क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास जो प्रोडक्ट मौजूद है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये यील्ड है। यील्ड कितने किस्म का है, दो किस्म का है। कौन कौन सा है, एक को एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड कौन सा होता है, एक्चुअल यील्ड वो होता है जो कि लेस इन क्वांटिटी होता है। एक्चुअल यील्ड वो है जो हम लेबॉर्ट्री में जाके बना रहे होते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिल गया है वो एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड कौन सा है, थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से मिलता है। अक्सर एक्चुअल यील्ड मिकदार में ज़्यादा होता है, थ्योरेटिकल यील्ड मिकदार में कम होता है। इसके कम होने की वजह ये है कि नंबर 1 हम ये जो बाई प्रोडक्ट बन रहा होता है, बाई प्रोडक्ट, दूसरी वजह रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है, तीसरी वजह इम्प्योरिटीज रिएक्टेंट में मौजूद होते हैं, चौथी वजह जो अमाउंट है मुकम्मल तौर पे रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, पांचवी वजह क्या है, सेपरेशन है, फिल्ट्रेशन है, वॉशिंग है। ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान कुछ लॉस हो जाता है।
तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर परसेंटेज यील्ड मालूम करते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या है, जो एक्चुअल यील्ड हमें हासिल हुई है और जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से मालूम की हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको परसेंटेज यील्ड करते हैं। परसेंटेज यील्ड की मकसद क्या है, क्यों परसेंटेज यील्ड हम मालूम करते हैं, क्योंकि अक्सर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के वैल्यूज़ में फ़र्क आ रहा होता है। इस फ़र्क की वजह से हम परसेंटेज यील्ड मालूम करते हैं। परसेंटेज यील्ड जो है, परसेंटेज यील्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे किस काम आता है। परसेंटेज यील्ड शो इफ़िशेंसी ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड की मदद से हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हो रही होती हैं। कैसी मालूमात हमें हासिल हो रही है, हमें ये पता चलता है कि हमने जो रिएक्शन किया है, ये इसमें जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना आ रहा है। अगर परसेंटेज यील्ड ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ये है ये बहुत अच्छा रिएक्शन हुआ है, बहुत केयरफुल रिएक्शन हुआ है, इम्प्योरिटीज़ नहीं थे इसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रहा था, बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें परसेंटेज यील्ड को देख के पता चल जाता है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज यील्ड होती है, उतना ही इसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा है। मैं एक दो मुख्तसर वक्त में आपको परसेंटेज यील्ड और ये बता देता हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नोन एज यील्ड। हमने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट का जो भी वज़न है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, जो वज़न प्रोडक्ट का है, उस प्रोडक्ट के वज़न को क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। तो यील्ड कितनी किस्म के, 2 किस्म के। एक को क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। ये कौन सा यील्ड है, जो हमें क्लासरूम में बैठे बैठे इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें पता चलता है। दूसरा क्या है, उसको इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, इसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड वो है जो हम लेबॉर्ट्री में जाके काम कर रहे होते हैं। लेबॉर्ट्री में जाते हैं, लेबॉर्ट्री में जाने के बाद एक्चुअल यील्ड करते हैं, देखो प्रैक्टिकल वर्क जो करते हैं उसको एक्चुअल यील्ड कहते हैं। हमेशा देखने में आया है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड मिकदार में ज़्यादा होता है। वजह क्या है, बाई प्रोडक्ट बन जाता है एक्चुअल में, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एक्चुअल में, इम्प्योरिटीज़ होती हैं एक्चुअल में, कुछ रिएक्टेंट बच जाता है जिसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, और प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट के सेपरेशन के दौरान, फिल्ट्रेशन के दौरान, वॉशिंग, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कुछ प्रोडक्ट हमसे ज़ाया हो चुका होता है। अगर हम परसेंटेज यील्ड, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम परसेंटेज यील्ड मालूम करते हैं। इस परसेंटेज यील्ड को मालूम करने का तरीका ये है कि हम एक्चुअल यील्ड लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल यील्ड लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वैल्यू को परसेंटेज यील्ड कहते हैं। परसेंटेज यील्ड हमारे किस काम है, परसेंटेज यील्ड हमारे किस काम आती है। परसेंटेज यील्ड की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन की इफ़िशेंसी क्या है, रिएक्शन कितना अच्छा रिएक्शन हुआ है, इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं थी। अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, परसेंटेज यील्ड की वैल्यू अगर ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो केमिकल्स मौजूद थे वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत कम थे और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हुआ है, बाई प्रोडक्ट नहीं बना है, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हुई हैं, सेपरेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ है, ड्राइंग का प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ है, वॉशिंग का प्रोसेस बहुत एहतियात से हुआ है। इन सारी बातों के बारे में हमें परसेंटेज यील्ड से इसकी सिग्निफिकेंस का पता चल जाता है। अब हम ये इस एग्जाम्पल में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो परसेंटेज यील्ड है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए लिथियम एक मेटल है,
जब हम लिथियम को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड बन रहा है। ये जो लिथियम है ये नाइट्राइड है, ये N2 ये गैस की वजह से है, ये गैस है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने के बाद ये जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो लिथियम के नीचे लिखा जाता है, लिथियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो नाइट्रोजन के नीचे लिखा जाता है। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है इसलिए नाइट्रोजन के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है इसलिए लिथियम के नीचे लिखा जाता है। तो हमने इसको लिखने के बाद फिर इसको बैलेंस करते हैं। लिथियम देखें 3 टाइम्स तो ये हैं, फिर उसके बाद हमने नाइट्रोजन को 2 टाइम्स करवाना है, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ नाइट्रोजन 1 टाइम है, तो हमने इसके सामने 2 लिख देते हैं तो ये नाइट्रोजन 2 टाइम्स हो जाएगा। साथ में ये जो लिथियम है ये 6 टाइम्स हो गया, ये देखें लिथियम के सामने 6 लिख दिया। ये हो गया है इक्वेशन को बैलेंस करना। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि हम लिथियम 30 ग्राम ले रहे हैं, फिर जो है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि लिथियम नाइट्राइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है इफ एक्चुअल यील्ड ऑफ लिथियम इज 38 ग्राम। अगर हमें लिथियम नाइट्राइड की जो एक्चुअल यील्ड है वो कितनी है, वो 30 ग्राम है। एक्चुअल यील्ड हमें बता दी जाएगी कि एक्चुअल यील्ड लिथियम नाइट्राइड की कितनी है, 38 ग्राम है। परसेंटेज यील्ड आप मालूम करो। तो हमने क्या करना है, लिथियम का मास कितना है, 30 ग्राम है, ये देखें। एक्चुअल यील्ड ऑफ लिथियम नाइट्राइड कितना है, 38 ग्राम है। अब क्या चाहिए हमें, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ लिथियम नाइट्राइड चाहिए। एक्चुअल यील्ड मौजूद है, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है और साथ में परसेंटेज यील्ड भी मालूम करना है। थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने का तरीका क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने का तरीका यह है कि हमने जो इक्वेशन, यहाँ जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन की मदद से, ये देखिए वही इक्वेशन इधर लिखा हुआ है, इस इक्वेशन की मदद से हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ हमने लिथियम का मास मालूम करना है, पीरियोडिक टेबल से उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ लिथियम का मास पीरियोडिक टेबल से मालूम करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस करना है। नाइट्रोजन का मास लेना है, इन दोनों को प्लस करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 42 ग्राम्स लिथियम के लिए आ जाएगा, ये जो 70 ग्राम है लिथियम नाइट्राइड के लिए आ जाएगा। अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो 42 ग्राम्स हैं, 42 ग्राम्स ऑफ लिथियम है, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। 42 ग्राम ऑफ लिथियम की मदद से लिथियम नाइट्राइड कितने बन रहे हैं, 70 ग्राम बन रहे हैं। हमें अगर 1 ग्राम चाहिए तो फिर कितने लिथियम नाइट्राइड हम बना सकते हैं, 70 को 42 से डिवाइड कर दो, 70 को 42 से डिवाइड कर दो। इनको डिवाइड करने के बाद फिर ये जो 30 ग्राम है, ये कौन सा 30 ग्राम है, ये जो 30 ग्राम है, इस 30 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको जवाब कितना आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है। ये जो 50 ग्राम को क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड कितना है देखें, 38 है। एक्चुअल यील्ड देखें 38 आ रहा है, लेस आ रहा है। थ्योरेटिकल यील्ड कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड मालूम करना है, तो एक्चुअल यील्ड को यहाँ लिखेंगे, 38 लिखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड को यहाँ लिखेंगे, 50 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 76% आ जाएगा। तो 76% का मतलब है कि परसेंटेज अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए आयरन सल्फाइड है, ये इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किस तरह, बाय हीटिंग आयरन विद सल्फर। आयरन है,
आयरन प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं। आयरन सल्फाइड है, ये जो आयरन सल्फाइड है इसको हमने क्या करना है, हमने इसको हीट देना है। आयरन सल्फाइड को हमने हीट देना है। आयरन सल्फाइड को हीट दे रहे हैं। आयरन सल्फाइड को हीट देने के लिए हमने क्या क्या लिया है, ये सल्फ़र लिया है और इनका आपस में रिएक्शन करवाया है। ये रिएक्शन करवाने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे आयरन सल्फाइड लिया, आयरन सल्फाइड को प्रोड्यूस करवाना है, आयरन सल्फाइड को बनाना है हमने। आयरन सल्फाइड को प्रोड्यूस करने के लिए हमने आयरन और सल्फर दोनों को क्या करना होगा, दोनों को हीट देना होगा। आयरन क्या है हमारे पास, आयरन मेटल है, इसका जो नाम है वो क्या है, फेरम है, ये मेटल है। और सल्फर क्या है, ये नॉन मेटल है। सल्फर आमतौर पे येलो कलर का होता है। जब हम आयरन और सल्फर का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, आयरन और सल्फर का आपस में रिएक्शन करवाने की वजह से, गर्म करने की वजह से इनका रिएक्शन हो जाता है, तो ये क्या बनेगा, ये आयरन सल्फाइड बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा। हमारे पास अगर 28 किलोग्राम ऑफ आयरन है, आयरन कितना है, 28 किलोग्राम ऑफ आयरन है हमारे पास। ये जो आयरन है ये कंबाइन हो रहा है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, एक्सेस ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है। देखिए 28 ग्राम है हमारे पास आयरन है और 40 ग्राम हमारे पास जो है वो आयरन सल्फाइड है। अब हमने क्या करना है, अब हमने परसेंटेज यील्ड मालूम करना है। देखिए जिस तरह लिथियम के सवाल में था, यहाँ लिथियम के सवाल में देखिए, लिथियम के सवाल में भी लिखा हुआ था कि लिथियम 30 ग्राम है और ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस, यानी यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये जो यहाँ पे लिथियम है, ये लिथियम क्या है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और दूसरी बात ये बता दी गई है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल यील्ड भी आपको बता दी गई है। एक्चुअल यील्ड कितनी है, 38 ग्राम से एक्चुअल यील्ड भी आपको बता दी गई है। एक्चुअल यील्ड के बताने के बाद फिर आपसे परसेंटेज यील्ड पूछी जा रही है। आप सबको ये बात क्लियर हो चुकी है, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट के बनाने की वजह से जो वज़न प्रोडक्ट का होता है उस वज़न को यील्ड कहते हैं। यील्ड कितने किस्म के, दो किस्म के। एक्चुअल यील्ड कहाँ होता है, लेबॉर्ट्री में होता है। इसलिए ये देखिए, ये एक्चुअल यील्ड हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप एक्चुअल यील्ड को कैलकुलेट करो। हम एक्चुअल यील्ड को कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं क्लासरूम में बैठ के। एक्चुअल यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें लेबॉर्ट्री जाना होता है। इसलिए अक्सर न्यूमेरिकल्स में, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में एक्चुअल यील्ड की वैल्यू आपको गिवन होती है, थ्योरेटिकल आपने मालूम करना होता है और परसेंटेज भी आपने मालूम करना होता है। थ्योरेटिकल इक्वेशन के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं, परसेंटेज हम इस तरह इसका जो फार्मूला है इसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपके पास अगर आयरन सल्फाइड है और वो 28 ग्राम के बराबर है और आयरन है 28 ग्राम के बराबर है, आयरन सल्फाइड है वो जो है वो 40 ग्राम के बराबर है। अब ये दोनों एक दूसरे को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमने आयरन का जो मास गिवन है वो मास हमने यहाँ पे लिखना होगा। वो मास हमारे पास देखें क्वेश्चन में गिवन है वो 28 है और इसके अलावा एक्चुअल यील्ड भी हमें बता दी गई है। वो एक्चुअल यील्ड कितनी है, वो 40 है। हम देखें आयरन का मास लिख रहे हैं और एक्चुअल यील्ड लिख रहे हैं। एक्चुअल यील्ड भी हमें पहले से बता दी जाती है। एक्चुअल यील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल यील्ड हमें हमेशा लेबॉर्ट्री में कैलकुलेट करना होगा। तो न्यूमेरिकल में एक्चुअल यील्ड गिवन होती हैं, तो परसेंटेज यील्ड हमने अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, गिवन मास ऑफ आयरन लिखना होगा,
एक्चुअल यील्ड लिखना होगा। अब दो चीजें अब अननोन है। वो दो चीजें क्या है? एक तो थ्योरेटिकल यील्ड अननोन है, दूसरी क्या है? परसेंटेज यील्ड अननोन है। थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम करने का तरीका क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम करने का तरीका यह है कि हमने आयरन लेना है, आयरन का मास पीरियोडिक टेबल से देखना है, 56 मिलेगा। हम यहाँ पे हमें सल्फ़र की ज़रूरत नहीं है, हम सल्फ़र का मास नहीं ले रहे हैं। फिर यहाँ हम आयरन सल्फाइड ले रहे हैं, आयरन सल्फाइड का हम मास ले रहे हैं, वो मास हमें 88 ग्राम मिल रहा है। ये जो दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ है? ये दोनों वैल्यूज़ थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हमें पीरियोडिक टेबल से देख के पता चला है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बैलेंस इक्वेशन, ये देखिए ये वैल्यूज बैलेंस इक्वेशन में है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से यहाँ हमने आयरन लिख रहे हैं, यहाँ हम जो है आयरन सल्फाइड लिख रहे हैं। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, इसमें हमेशा जो वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, जो वैल्यू अननोन है, उसको हम राइट साइड पर लिखते हैं। जो वैल्यू देखें, हम यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे आयरन सल्फाइड का मास फाइंड करने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। इस वजह से इसकी वैल्यू को राइट साइड पर लिखते हैं, और ये जो वैल्यू है जो गिवन है, इसको हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। तो पहला स्टेप हमने जो लेना है, वो स्टेप हमने लेना है, कहाँ से लेना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेना है। पहला स्टेप हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेना होगा। 56 ग्राम ऑफ आयरन है, 56 ग्राम ऑफ आयरन है, ये हमें 88 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड बना के दे रहा है। अब अगर हमने 1 ग्राम आयरन की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो इस 88 ग्राम को और इस 56 ग्राम दोनों को हमने डिवाइड करना होगा। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर हमने 28 ग्राम ऑफ आयरन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो 28 ग्राम है, ये कौन सी 28 ग्राम है? ये देखिए, ये जो गिवन है, ये गिवन के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। गिवन के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। गिवन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो वैल्यू है 44 ग्राम। ये 44 ग्राम क्या है? ये थ्योरेटिकल यील्ड हमें मिल गया है। अब हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कितना है? वो 40 ग्राम है। ये कहाँ से मिला? ये देखें, ये जो 40 है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये मौजूद है। ये 40 ग्राम हमें एक्चुअल में गिवन है, थ्योरेटिकल में हमने कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट हमने किया है? 44 हमने कैलकुलेट किया है। तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हमने एक्चुअल यील्ड लेना है, थ्योरेटिकल यील्ड लेना है। दोनों के यील्ड लेने के बाद हमने यहाँ वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ लिखने के बाद देखें 90.9% परसेंटेज यील्ड आई है। अब अगर हम आयरन सल्फाइड को और लिथियम नाइट्राइड के परसेंटेज को कंपेयर करते हैं, तो लिथियम नाइट्राइड का जो परसेंटेज है ये कम आ रहा है, 76% आ रहा है। जो आयरन सल्फाइड का जो परसेंटेज है वो 90% आ रहा है। इसका मतलब ये है आयरन सल्फाइड का जो रिएक्शन हुआ है वो बहुत अच्छा रिएक्शन हुआ है, वो इफ़िशेंसी उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है, उसमें साइड रिएक्शन नहीं हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हुआ है। और लेकिन लिथियम नाइट्राइड के केस में अगर हम देखते हैं तो हम ये परस्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे या तो इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, या फिर इसमें हमने कैलकुलेशन में या तो इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, या सेपरेशन के प्रोसेस में वॉश आउट हो चुका है, या किसी दूसरे प्रोसेस में ये वॉश आउट हो चुका है, जिसकी वजह से हमें सही परसेंटेज नहीं मिली है। ये फ़ायदा होता है
परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का ये फ़ायदा होता है, हमें वर्क एफिशिएंसी का पता चल जाता है। हमें वैसे वर्क एफिशिएंसी का पता नहीं चलता है, लेकिन परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के बाद हमें फ़ौरन पता चल जाता है। जैसा कि लिथियम नाइट्राइड की परसेंटेज कितनी आ रही है, 76 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम नाइट्राइड का काम सही नहीं हुआ है। एक्चुअल यील्ड में या तो इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी, या इसके वर्किंग के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान ये काम सही नहीं हुआ है, सेपरेशन सही नहीं हुआ है, डिस्टिलेशन सही नहीं हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस सही नहीं हुआ है, या इसमें वॉशिंग और ड्राइंग का प्रोसेस सही नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ इस केस में आते हैं, इस केस में अगर हमें 90.9% मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा रिएक्शन हुआ है, बहुत ही इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम मिकदार में मौजूद थी, कोई रिवर्सिबल इसमें नहीं हुआ है, कोई साइड रिएक्शन इसमें नहीं हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब हमें मिल जाती हैं तो इससे हमें वर्क एफिशिएंसी का पता चल जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड बातें हमने की है, जिसमें मैंने पहले यील्ड का बताया। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को यील्ड कहते हैं। यील्ड दो किस्म का होता है, एक्चुअल यील्ड होता है, थ्योरेटिकल यील्ड होता है। एक्चुअल यील्ड वो है जो हमें लेबॉरेटरी वर्क के दौरान पता चल जाता है। थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद पता चल जाता है। और परसेंटेज यील्ड मालूम करने का मकसद ये है कि हमें वर्क एफिशिएंसी का पता चले, वर्क एफिशिएंसी की ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड जब भी हम हासिल करते हैं अक्सर ये मिकदार में कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड अक्सर मिकदार में ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे फिर परसेंटेज यील्ड मालूम करके जो वर्क एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी हम मालूम कर लेते हैं। ये सारा जो तरीका है, इसका परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला ये है, एक्चुअल यील्ड लेना है, इसको न्यूमरेटर में लिखना है, थ्योरेटिकल यील्ड लेना है, इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पूरे का पूरा हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।